You're live, ma'am. ओके हेलो स्टूडेंट्स, आज आपने देखे लास्ट क्लास में वैसे किया था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एकाधिकारी प्रतियोगिता। मैंने आपको बताया था कि एकाधिकारी प्रतियोगिता में कुछ टॉपिक्स रहते हैं, तो वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको एकाधिकारी प्रतियोगिता की विशेषताएं बताई थी और ये बताया था कि एकाधिकारी प्रतियोगी बाजार कहते किसे हैं, ये बाजार किस टाइप का होता है और इस बाजार को डिफाइन करने का क्रेडिट किसे जाता है। वो है मिसेस जॉन रॉबिन्सन और चैम्बरलिन, जिन्होंने इस बाजार को सबसे पहले डिफाइन किया। और ये जो एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार है, ये वास्तव में देखा जाए तो पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार, ये दोनों के बीच की स्थिति पाई जाती है। ये दोनों के यानी कि एक तरीके से दोनों बाजारों को यदि मिला दिया जाए तो एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार का जन्म होता है। तो एकाधिकारी जो वर्ड है, ये एकाधिकार से लिया गया है और जो प्रतियोगिता वर्ड है, ये पूर्ण प्रतियोगिता से लिया गया है। और वास्तव में जो बाजार है, ये रियलिस्टिक है। वर्तमान समय में आप इस बाजार को कहीं भी देख सकते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में कितने ही प्रोड्यूसर्स चीजें उत्पादित कर रहे हैं, अलग अलग क्वालिटी, साइज, डिजाइन, पैकिंग में डिफरेंस करके वो अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिया था इस बाजार का, जैसे टूथपेस्ट है और बिस्किट्स हैं या चाय पत्ती है या सर्फ है या कई तरीके के शैम्पू हैं। आज की डेट में हर प्रोडक्ट जिसकी भी डिफरेंट डिफरेंट सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं, अलग अलग कंपनीज बना रही हैं। प्रोडक्ट का पर्पस सेम है, लेकिन हर कंपनी अपने प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ डिफरेंस रखती है, चाहे वो कलर के हिसाब से डिफरेंस रखे या साइज में या क्वालिटी में या फिर उसकी क्वांटिटी में या पैकिंग में। प्राइस में तो इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं रख सकते, क्योंकि प्राइस में अगर ज़्यादा वेरिएशन रखेंगे तो इनका प्रोडक्ट सेल नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इसलिए ये अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी, कलर, साइज, डिज़ाइन, पैकिंग, इन सब में डिफरेंस रख के प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन को फॉलो करते हुए, यानी कि वस्तु विभेद को अपनाते हुए, ये अपने वस्तु का विक्रय करते हैं। तो ये बाजार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार। इस बाजार की मुख्य विशेषताएं मैंने आपको बताई थी कि इस बाजार में बहुत अधिक क्रेता भी होते हैं, विक्रेता भी होते हैं। दूसरी बात है, इस बाजार में वस्तु का निकट प्रतिस्थापन, क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल होता है। अगर आप एक बिस्किट किसी कंपनी का नहीं लेना चाहते तो आपके पास सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, तो आप किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। तीसरी बात है, इस बाजार में फर्में आ भी सकती हैं, जा भी सकती हैं। फर्मों के आने जाने पर पूरे तरीके से आज़ादी होती है। फोर्थ इसका पॉइंट मैंने आपको बताया था कि इस बाजार में विक्रय लागत बहुत अधिक लगानी पड़ती है। किसी भी वस्तु को बेचने के लिए आपको टीवी पर एड, समाचार पत्र में, मैगजीन्स में, पत्रिकाओं में या फिर आपको कहीं ना कहीं उसका एड काफी देना पड़ेगा, तभी आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक उसको नॉलेज पहुंच पाएगी और कस्टमर उसे खरीद पाएगा। कोई भी कंपनी अपने उत्पाद को अगर ज्यादा से ज्यादा मार्केट में बेचना चाहती है तो उसे क्या देना पड़ता है, एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करना पड़ता है, विक्रय लागत अधिक लगानी पड़ती है। नेक्स्ट इसमें बताया था कि इस मार्केट का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर होता है कि इस मार्केट में नॉन प्राइस कंपटीशन पाया जाता है, गैर कीमत प्रतियोगिता होती है। फर्में जो है कीमतों में ज्यादा कंपटीशन नहीं रखती हैं, तो वो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए स्कीम्स की स्ट्रेटेजी फॉलो करती है, जैसे बाय वन गेट वन फ्री, या फिर आपको इस तरीके की स्कीम देंगी कि भाई आपको 10% एक्स्ट्रा या 15% एक्स्ट्रा, या उसके साथ किसी चीज के साथ आपको स्पून या मग या फिर बकेट, जैसे सर्फ के साथ ज्यादातर बकेट दी जाती है, कॉफी के साथ ज्यादातर मग दिया जाता है, चाय पत्ती के साथ टी स्पून दिया जाता है, और सर्फ एक्सेल के साथ या कोई भी सर्फ जो होते हैं उनके साथ बकेट वगैरह का फ्री गिफ्ट वगैरह दिए जाते हैं। तो ऐसा कंपनियां इसलिए करती हैं ताकि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा उनके प्रोडक्ट को बाय करें और अट्रैक्ट करती हैं वो कस्टमर को प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। तो कीमत में ज़्यादा ये कंपटीशन ना करते हुए ये प्रोडक्ट को बेचने के लिए ऐसी स्ट्रैटेजी फॉलो करती हैं
ताकि इनका उत्पादन ज्यादा से ज्यादा बिक सके। ये तो थे इसके फीचर्स। लास्ट क्लास में हमने इसके अल्पकाल और दीर्घकाल के संतुलन स्तर के निर्धारण भी किया था। जैसे अल्पकाल में थोड़ा समय होता है, फर्म को असामान्य लाभ भी प्राप्त हो सकता है, सामान्य लाभ भी प्राप्त हो सकता है, हानि भी हो सकती है। और असामान्य लाभ तब प्राप्त होता है जब AR बड़ा हो AC से। औसत आगम जब औसत लागत से अधिक होती है तो फर्म को असामान्य लाभ प्राप्त होता है। जब औसत आगम औसत लागत के बराबर होता है तो फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त होता है। और जब औसत लागत अधिक होती है औसत आगम से, यानी कि AC ग्रेटर होगा AR से, तो फर्म को लॉस होता है। तो इस प्रकार अल्पकाल में कोई भी स्थिति पाई जा सकती है। फर्म को ज्यादा लाभ भी हो सकता है, कम लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। लेकिन दीर्घकाल में सिर्फ एक ही स्थिति प्राप्त होगी फर्म को, और वो है सामान्य लाभ की, नॉर्मल प्रॉफिट की। क्योंकि जिस बाजार में भी आपको ये विशेषता देखने को मिले कि फर्में आ भी सकती हैं, जा भी सकती हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है आने जाने पर, तो ऐसी फर्म को सदैव दीर्घकाल में क्या मिलता है? सामान्य लाभ। तो इस बाजार का भी मेन फीचर था कि फर्में आ भी सकती हैं, फर्में जा भी सकती हैं, जिसके कारण दीर्घकाल में इस बाजार को सदैव क्या प्राप्त होता है? सामान्य लाभ। सामान्य लाभ की स्थिति है जहां पर AR बराबर हो LAC के, LAC इज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। तो ये सब चीजें हमने की थी लास्ट क्लास में। आज हम बात करेंगे एलोकेटिव इनएफिशिएंसी की, साधनों के अकुशल आवंटन की। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बाजार में कई बार साधनों का आवंटन, आवंटन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन, कई बार साधनों का आवंटन बहुत कुशलतम होता है और कई बार साधनों का आवंटन या डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अकुशल तरीके से किया जाता है। तो इस एकाधिकारी बाजार में, एकाधिकारी जो प्रतियोगी बाजार है, इसमें साधनों का आवंटन अकुशल होता है, इनएफिशिएंट होता है, या ये कह सकते हैं कि इसमें एलोकेटिव इनएफिशिएंसी की एक विशेषता पाई जाती है, जिसकी वजह से इसमें एक्सेस कैपेसिटी जो है सिचुएशन ऑकर होती है। ये एक्सेस कैपेसिटी किसे कहते हैं? इसे हिंदी में कहते हैं अतिरेक क्षमता या फिर क्षमता आधिक्य। क्षमता आधिक्य एक लॉन्ग रन कंसेप्ट है। देखिए, बॉक्स में जो लिखा है, जैसे कि क्षमता आधिक्य कैसा कंसेप्ट है? ये धारणा एक दीर्घकालीन धारणा है, क्योंकि अल्पकाल में तो पूर्ण प्रतियोगी फर्म ही सिर्फ क्या कर सकती है? इष्टतम से कम उपयोग इसका कर सकती है। पूर्ण प्रतियोगी फर्म एक ऐसी फर्म होती है जिसमें साधनों का आवंटन सदैव कुशलता से होता है, जिसके कारण इसमें उपभोक्ता को भी बचत प्राप्त होती है, उत्पादक को भी बचत प्राप्त होती है। क्योंकि पूर्ण प्रतियोगी फर्में आप जानते हैं कीमत स्वीकारक होती हैं, निर्धारक नहीं। और जो फर्म खुद कीमत स्वीकार करती हो, निर्धारित करने की उसकी पावर ना हो, और एक जैसा ही प्राइस पर सारा प्रोडक्ट बेचती हो, तो ऐसी फर्म में सदैव साधनों का इस्तेमाल कुशलतम तरीके से किया जाता है। लेकिन मोनोपोली जो फर्म थी, जो आपने पढ़ी थी एकाधिकारी बाजार, जिसमें कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक ही सेलर होता है लाइक रेलवे, उस बाजार में भी साधनों का आवंटन अकुशल होता है। और जो एकाधिकारी प्रतियोगिता है, इसमें भी साधनों का आवंटन कैसा होता है? अकुशल होता है। तो जिस बाजार में भी साधनों का आवंटन कुशलता से नहीं हो पाता है या अकुशलता से होता है, तो उसमें कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन पाई जाती है जिसे हम स्टडी करते हैं। जैसे कि एकाधिकारी प्रतियोगिता में अकुशल आवंटन होने के कारण एक्सेस कैपेसिटी पाई जाती है। मोनोपोली का भी आप पढ़ेंगे कि साधनों में अकुशल आवंटन होने के कारण उसमें डेड वेट लॉस पाया जाता है, जिसे मैं एक्सप्लेन करूंगी अभी। तो सबसे पहले बात करते हैं क्षमता आधिक्य की। तो देखिए, एक्सेस कैपेसिटी जो कंसेप्ट है, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ही पाया जाता है, और ये कैसी है? एक लॉन्ग रन कंसेप्ट है, दीर्घकालीन अवधारणा है। तो एकाधिकारी प्रतियोगिता में दीर्घकालीन संतुलन की एक विशेषता होती है,
ग्रुप में, क्योंकि आप जानते हैं कि चैम्बरलिन ने यहाँ पर फर्म के स्थान पर जो है वो ग्रुप शब्द का इस्तेमाल किया था। तो ग्रुप में क्या पाई जाती है? क्षमता आधिक्य। मैक्सफील्ड के शब्दों में क्षमता आधिक्य दीर्घकालीन संतुलन की स्थिति में इष्टतम उत्पादन, इष्टतम मतलब ऑप्टिमम प्रोडक्शन, और वास्तविक उत्पादन का मतलब होता है एक्चुअल। तो जितना आप इष्टतम यानी कि जितना आप कर सकते हैं, ऑप्टिमम जितना प्रोडक्शन कर सकते हैं वो, और एक्चुअल में जितना आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन दोनों के बीच का यदि हम डिफरेंस निकाल लें तो हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी की प्राप्ति हो जाती है। तो इष्टतम उत्पादन देखा जाए तो ये वो उत्पादन का स्तर होता है जिस पर दीर्घकालीन लागत या दीर्घकालीन औसत लागत मिनिमम होती है, न्यूनतम होती है। अब इस डायग्राम को समझिए। निचित्र संख्या जो 5 है, सबसे पहले हमने क्या किया, देखिए इस डायग्राम को आप ड्रॉ करेंगे। आप जानते हैं डायग्राम को ड्रॉ करने का तरीका, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ओ एक्स वाई लिखते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को डिनोट करते हैं। एक्स एक्सिस पर आप क्या लेंगे? आउटपुट, आउटपुट मतलब उत्पादन, और वाई एक्सिस पर क्या लेंगे? रेवेन्यू और कॉस्ट, यानी कि आगम और लागत। अब इस डायग्राम में देखिए सबसे पहले तो हम बनाएंगे एआर कर्व। एआर कर्व हमेशा कैसा बनता है? आप जानते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में एआर कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। मोनोपोली में भी हमेशा ये डायग्राम कैसा बनता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। तो एआर वक्र हमेशा बनता है ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ। एमआर जो वक्र है ये उससे पहले ही गिर जाएगा, ये भी डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा एमआर का डायग्राम। अब उसके बाद आपको क्या दिखाना है? दीर्घकाल में जैसे हम दिखाते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट होता है एक फर्म को, तो सबसे पहले तो नॉर्मल प्रॉफिट वाला डायग्राम ही इसमें बनाना है। तो जो LAC वक्र है, देख रहे हैं लागत वक्र है LAC, ये यू आकार का बनता है हमेशा, ये AR को टच करता हुआ जाएगा। ये वक्र क्या है? LAC वक्र यू आकार का हमने बनाया, और ये किसको टच करता हुआ जा रहा है? AR को। AR मतलब औसत आगम, क्योंकि AR अगर AC को टच करता हुआ, AC टच करता है AR को, तो इट मीन्स AR AC में कोई गैप नहीं होगा और फर्म को क्या मिलेगा? नॉर्मल प्रॉफिट, सामान्य लाभ प्राप्त होगा। तो सामान्य लाभ की स्थिति को दिखाने के लिए ही LAC वक्र को AR को टच करते हुए यू शेप का ड्रॉ करना है। LMC वक्र, एज यू नो दैट MC जो वक्र है MR को कट करता हुआ जाता है नीचे से, और AC को भी उसके न्यूनतम बिंदु पर कट करता हुआ ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। क्योंकि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में लागत वाले चैप्टर में AC MC के संबंध के दौरान पढ़ा होगा कि जब AC गिरती है तो MC उससे पहले ही फॉल हो जाती है या गिरती है, और जब AC बढ़ना स्टार्ट करती है तो MC उससे पहले ही बढ़ना स्टार्ट कर देती है। और जहाँ AC न्यूनतम होती है, मिनिमम होती है, MC हमेशा AC के न्यूनतम बिंदु पर कट करती हुई आगे बढ़ती है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जहाँ AC ने MC को कट किया, M पॉइंट है, यहाँ पर कॉस्ट क्या है? मिनिमम है। तो MC हमेशा AC के लोएस्ट पॉइंट पर कट करती हुई यू शेप की नीचे से ऊपर की ओर ऐसे बढ़ती हुई जाती है। अब आप देखिए सबसे मेन इसमें क्या है, अब इसमें हम संतुलन का बिंदु पहले निर्धारित करेंगे डायग्राम में कि संतुलन का बिंदु कहाँ निर्धारित होता है। इसके लिए कंडीशंस आपको बताई थी कि जहाँ MC MR के बराबर होता है या MC MR को कट करता है नीचे से, वहीं पर क्या हो जाता है? फर्म का संतुलन हो जाता है। जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि MC वक्र जो है वो MR को कट करता हुआ जा रहा है नीचे से, तो ये E पॉइंट हमें वहां प्राप्त होता है जहां MC ने MR को कट किया। E बिंदु संतुलन बिंदु प्राप्त हो गया। अब इस E पॉइंट से X एक्सिस तक ज्वाइन कर दो तो क्वांटिटी फिक्स हो जाएगी। Y एक्सिस तक इस लाइन को एक्सटेंड कर दो तो AR तक मिला दो इसे, तो कीमत निर्धारित हो जाएगी, और ये कीमत निर्धारित हो गई ये वाली। ठीक है, अब देखिए इसमें जो कीमत निर्धारित हुई है ये R पॉइंट है, यहाँ पर R पॉइंट पर हमारा प्राइस फिक्स हो गया। ठीक है, इसको आप P नाम दे सकते हैं, OP। OP इज द प्राइस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, और क्वांटिटी फिक्स कौन सी हुई है? Q। ओके, तो ये R पॉइंट हमें कैसे प्राप्त हुआ?
सबसे पहले जहाँ एनसी ने एमआर को काटा था वहां पे ई बिंदु प्राप्त हुआ, इसे नीचे तक ज्वाइन कर दिया एक्स एक्सिस तक, मात्रा प्राप्त हो गई क्वांटिटी। इसी लाइन को एक्सटेंड करते हुए ए आर तक मिला दिया, तो ए आर तक मिलाने का मतलब है ए आर होता है हमेशा प्राइस के इक्वल, तो हमें कीमत प्राप्त हो। तो ये आर पॉइंट एक तरीके से नॉर्मल प्रॉफिट का पॉइंट है, सामान्य लाभ का पॉइंट है। दीर्घकाल में आप जानते हैं एक फर्म को सदैव सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि फर्में आ भी सकती हैं, जा भी सकती हैं। अगर ज्यादा प्रॉफिट मिलता है तो अन्य फर्में बाजार में लाभ से आकर्षित होकर एंटर कर जाती हैं, जिससे अन्य फर्मों के असामान्य लाभ फिर से घटकर सामान्य लाभ पर आ जाते हैं। और यदि फर्म को हानि होती है तो कुछ फर्में एग्जिट कर जाती हैं बाजार से, जिसकी वजह से वो हानि फिर से सामान्य लाभ में बदल जाती है। तो दीर्घकाल में एक फर्म को, एकाधिकारी प्रतियोगी फर्म को सदैव सामान्य लाभ ही प्राप्त होगा। तो सबसे पहले तो आपको दीर्घकालीन संतुलन जैसे बनाते हैं वैसा ही डायग्राम एज इट इज बनाना है। अब उसके बाद देखिए मेन इसमें कंसेप्ट है एक्सेस कैपेसिटी का, तो वो कैसे हम प्राप्त करेंगे। अब हम देखेंगे जहां पर एलएमसी ने एसी को कट करा है, आप देख रहे हैं एलएमसी वक्र यू शेप का है, ठीक है। एमआर को नीचे से कट करता हुआ जा रहा है, एसी को भी नीचे से कट कर रहा है उसके लोएस्ट पॉइंट पर। ये एसी को कहाँ कट कर रहा है? एम पॉइंट पर, ठीक है। जहां पर एसी और एमसी क्या है, आपस में कट करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, वहां पर समझिए कि लागत क्या है? न्यूनतम होती है, मिनिमम होती है। तो जहां लागत वक्र दोनों काट रहे हैं, एल ए सी को एल एम सी वक्र नीचे से कट कर रहा है, ये जो एम बिंदु प्राप्त हुआ है, इस एम बिंदु से नीचे एक्स एक्सिस तक क्वांटिटी फिक्स कर दीजिए। ये क्वांटिटी हमारे पास आ जाएगी OQ1। अब आप देख रहे हैं कि एक फर्म अगर चाहती तो एम पॉइंट तक आउटपुट तैयार कर सकती थी, क्योंकि कहते हैं ना कि प्रोड्यूसर का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? लाभ कमाना। और उसे लाभ तक प्राप्त होता है जब लागत हो कम से कम और उत्पादन हो ज्यादा से ज्यादा। तो एक फर्म को क्या प्राप्त होता है? लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में फर्म को ज्यादा से ज्यादा क्या होता है? लाभ। हेलो सर, हाँ जी क्लास ले रही थी सर। ओ, ठीक है सर, ठीक। हाँ, तो इस तरीके से ये जो एक्सेस कैपेसिटी है, देखिए इसमें क्या है कि एम पॉइंट पर क्या होता है? संतुलन यहाँ पर है, लागत न्यूनतम है। एसी को एमसी क्या कर रही है? कट कर रही है। तो एलएसी वक्र यू शेप का बनाया है, एलएमसी उसे नीचे से कट करता हुआ जा रहा है। इस एम पॉइंट से नीचे तक क्वांटिटी को क्या कर देंगे? फिक्स कर देंगे। तो क्वांटिटी हमारे पास नई आ गई Q1। अब इस Q1 क्वांटिटी पर आप देख रहे हैं कि लागत क्या है? न्यूनतम है। तो फर्म अगर चाहती तो इस न्यूनतम लागत पर उत्पादन कर सकती थी, लेकिन फर्म का लक्ष्य क्या है? ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना। और फर्में आपस में क्या है? प्राइस मेकर हैं, खुद प्राइस डिसाइड करती हैं। इसलिए उन्होंने क्या करा कि उन्होंने उत्पादन को रखा कम, ओक्यू उत्पादन तक ही उत्पादन किया, और प्राइस रखा ओपी या आर क्यू के बराबर का उन्होंने कीमत चार्ज करी, क्योंकि फर्म का लक्ष्य है ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना। और वो तभी हो सकता है जब वो उत्पादन रखे कम, तभी कीमत को ज्यादा चार्ज कर सकती है। जैसे आप जानते ही हैं कि मार्केट में जब चीज की सप्लाई ज्यादा होती है, ठीक है, तो जब किसी वस्तु की सप्लाई ज्यादा होती है तो कीमत उसकी फर्म क्या कर देती है? कम कर देती है। और जब वस्तु की सप्लाई कम होती है तो कीमत क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार एक फर्म वस्तु की कीमत को अगर बढ़ाना चाहती है तो उत्पादन को क्या रखेगी? कम रखेगी। कीमत को बढ़ाना है तो उत्पादन को कम करना पड़ेगा, और कीमत को अगर कम करना है तो उत्पादन को वो क्या करेगी? बढ़ा देगी। तो इस प्रकार एक फर्म उत्पादन की कीमत जो है यहाँ पर ज्यादा चार्ज कर रही है और मात्रा को रख रही है कम। जबकि फर्म अगर चाहती तो उत्पादन कितना कर सकती थी? OQ1 के बराबर, यानी कि इतनी क्वांटिटी वो प्रोड्यूस कर सकती थी, क्योंकि लागत यहाँ पर न्यूनतम है। तो जहाँ कॉस्ट मिनिमम होती है फर्म इतना उत्पादन कर सकती है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी वो ज्यादा लाभ कमाने के चक्कर में
उत्पादन सिर्फ OQ तक ही रख रही है। तो इट मीन्स ये जो गैप आपको नजर आ रहा है OQ उत्पादन और OQ1 उत्पादन, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो QQ1 है। ये जो QQ1 आपको उत्पादन के बीच का जो अंतर नजर आ रहा है, यही अतिरिक्त क्षमता को दर्शाता है। तो इस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं? एक्सेस कैपेसिटी। तो एक्सेस कैपेसिटी वो कंसेप्ट है जिसका मेन ओरिजिन साधनों के अकुशल आवंटन की वजह से होता है। जब फर्म साधनों का आवंटन सही तरीके से नहीं करती तो फर्म के पास अतिरिक्त क्षमता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और अतिरिक्त क्षमता ये बताती है कि फर्म का जो आइडियल आउटपुट है, जो ऑप्टिमम आउटपुट है, वो तो होता है ज़्यादा, लेकिन एक्चुअल में फर्म प्रोड्यूस करती है कम, ताकि अपने लाभ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके। तो यही कारण है कि अतिरिक्त क्षमता की स्थिति एकाधिकारी प्रतियोगिता में पाई जाती है। कैपेसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? एक्सेस कैपेसिटी का फॉर्मूला है ऑप्टिमम आउटपुट में से माइनस कर दो एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, अगर आप ऑप्टिमम आउटपुट में से माइनस कर देते हो एक्चुअल आउटपुट को, तो क्षमता आधिक्य की स्थिति हमें प्राप्त हो जाएगी। तो ऑप्टिमम आउटपुट क्या है? इष्टतम उत्पादन। और एक्चुअल आउटपुट किसे कहते हैं? वास्तविक उत्पादन। तो ऑप्टिमम आउटपुट माइनस कर दीजिए एक्चुअल आउटपुट, तो निकल आएगी एक्सेस कैपेसिटी। यहाँ पर ऑप्टिमम आउटपुट हमारा OQ1 है और जो एक्चुअल आउटपुट है जो फर्म प्रोड्यूस कर रही है वो आपको नजर आ ही रहा है OQ है। तो OQ1 में से यदि आप OQ को माइनस करेंगे तो O से O तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? QQ1। तो दिस QQ1 जो है, ये जो एरो लगा हुआ है यहाँ पर, यही आपका शो कर रहा है एक्सेस कैपेसिटी को। तो बहुत ही इजी डायग्राम है। पहले आपको दीर्घकालीन सामान्य लाभ वाला वक्र बनाना है, एकाधिकारी प्रतियोगिता में के जैसे बनाते हैं। बस दूसरा आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि MC जहाँ AC को कट करता है, वो न्यूनतम बिंदु लागत का जो है वो आपको ऑप्टिमम उत्पादन की मात्रा का निर्धारण करके देगा। और फिर आप उत्पादन की मात्रा के बीच के डिफरेंस को निकाल लेंगे और यही डिफरेंस आपका अतिरिक्त क्षमता को दिखाएगा। है क्षमता आधिक्य का कंसेप्ट। क्षमता आधिक्य के उत्पन्न होने के पीछे कारण क्या है? देखिए, दीर्घकालीन स्थिति में आप जानते हैं AR वक्र तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ही बनेगा, MR उससे पहले ही गिर जाता है। लागत वक्र हमेशा U आकार की बनती है। AC वक्र जो है AR को उसके टच करता हुआ स्पर्श रेखा के रूप में जाता है। और R बिंदु पे जहाँ AR AC बराबर है तो फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त हो रहा है। और M पॉइंट न्यूनतम बिंदु जो है, जहाँ AC को MC कट करता है, वो M पॉइंट है, वहां से हमें आइडियल आउटपुट प्राप्त होता है। और आइडियल आउटपुट ज़्यादा है और एक्चुअल आउटपुट कम है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वही एक्सेस कैपेसिटी को बता रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या क्षमता आधिक्य ये वेस्टफुल है? यानी कि क्या क्षमता आधिक्य का उत्पन्न होना किसी फर्म के लिए क्या वेस्टफुल माना जाता है या यूजलेस है या इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो पाता है? तो देखिए, ये कंट्रोवर्शियल एक टॉपिक है कि क्षमता आधिक्य वेस्टफुल है या नहीं। तो कुछ अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि क्षमता आधिक्य जो है वो जब फर्मों का ग्रुप बन जाता है तो उसमें आवश्यकता से अधिक फर्में होती हैं, तो प्रत्येक फर्म हमेशा ऑप्टिमम लेवल से कम ही उत्पादन करती है। इसलिए क्षमता आधिक्य की स्थिति में ही ग्रुप में आवश्यकता से अधिक फर्में रह सकती है। तो ये वेस्टफुल है, अकुशल है। और कुछ कहते हैं कि नहीं, वेस्टफुल ये नहीं है। तो देखिए, हर एक का अपना अपना एक व्यू है। हर इकोनॉमिक्स ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात को समझाना चाहा कि अतिरिक्त क्षमता एक तरीके से क्या है, ये वेस्टफुल है या नहीं है। ये हर फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता सकते हैं। तो कई इकोनॉमिक्स कहते थे कि वेस्टफुल है, क्योंकि यदि फर्में अपने पास जब ज़्यादा उत्पादन कर सकती हैं, न्यूनतम लागत भी हो रही है, तो उन्हें ज़्यादा उत्पादन करना चाहिए। तो यदि वो ऐसा नहीं करती हैं तो ये उनके लिए गलत है, अपव्यय है, वेस्टफुल है। और कई कहते हैं कि नहीं, सही है, अगर फर्म को ज़्यादा लाभ कमाना है तो उसे एक्सेस कैपेसिटी अगर होती भी है तो कोई बात नहीं, उसे कम पर ही उत्पादन करना चाहिए।
नहीं तो फर्म अपने लाभ को अधिक नहीं कर पाएगी। देखा जाए तो अतिरिक्त फर्म की जो वर्तमान उत्पादन क्षमता का पूरा इस्तेमाल जब नहीं हो पाता, जब देखो जैसे आप स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इस एग्जांपल को समझें तो आप देखिए कि हर बच्चे के अंदर माइंड होता है, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करते हैं और जितनी कैपेसिटी है उसके इक्वलेंट उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, और कुछ बच्चे दिमाग होते हुए भी उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो अगर दिमाग होते हुए भी आप उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उसे वेस्टफुल कहा जाता है, और यदि आप दिमाग होते हुए उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो वेस्टफुल नहीं है। इसी प्रकार अगर फर्म के पास साधन है तो फर्म को चाहिए कि अपने साधनों का सही इस्तेमाल करे ताकि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर सके, और अगर फर्म अपने साधनों का सही इस्तेमाल नहीं करती है और अपने लाभ को बढ़ाने के चक्कर में उत्पादन कम करती है तो ये फर्म के लिए क्या है, वेस्टफुल माना जाता है कि फर्म अपनी क्षमता का सही इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही है। जब उसके पास कैपेसिटी है, वो प्रोड्यूस कर सकती है ज्यादा, तो वो उत्पादन ज्यादा क्यों नहीं करती है? वो इसलिए नहीं करती क्योंकि वो अपने साधनों का सही इस्तेमाल नहीं कर रही है। तो जब कोई भी फर्म साधनों का सही इस्तेमाल नहीं करती है, साधनों का बंटवारा सही तरीके से नहीं करती है, तो एक को तो लाभ हो जाएगा लेकिन अन्य को क्या होगी, हानि। यहाँ पर देखो जो फर्म है ज्यादा कीमत चार्ज कर रही है तो फर्म को तो लाभ प्राप्त हो गया, लेकिन एज अ कंज्यूमर जब हम उस चीज को महंगे दामों पर खरीदेंगे तो हमें तो नुकसान होगा। तो कंज्यूमर्स होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, सेलर्स होते हैं फिर भी कम होते हैं, क्योंकि देश की जनसंख्या इतनी ज्यादा है तो कंज्यूमर तो एवरीबडी है, हर कोई कंज्यूम करता है चीजों को, बनाने वाले तो लिमिटेड हैं। तो ऐसे में एक्सेस कैपेसिटी का कंसेप्ट क्या माना जाता है, वेस्टफुल माना जाता है, और ये भी बाजार असफलता का एक मुख्य कारण माना जाता है। प्रकार कुछ अर्थशास्त्री जैसे कैल्विन लैनकस्टर हैं, वो ये मत को स्वीकार नहीं करते कि भाई एकाधिकारी प्रतियोगिता वेस्टफुल है। उनके अनुसार एकाधिकारी प्रतियोगिता प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करती है, और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में जब अलग अलग चीज़ों का उत्पादन करती है कस्टमर की इंटरेस्ट के हिसाब से, उनकी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्रोड्यूस करती है, तो उसका मेन मोटिव होता है उपभोक्ताओं की विभिन्न रुचियों को संतुष्ट करके उनकी संतुष्टि को अधिकतम करना। तभी संभव होगा जब वो अलग अलग चीजें बनाए। तो इसलिए एक्सेस कैपेसिटी वो मानते थे कि वेस्टफुल नहीं है, लेकिन कुछ इकोनॉमिक्स कहते हैं कि एक्सेस कैपेसिटी का होना क्या माना जाता है, वेस्टफुल। अब इस संबंध लिप्सी ने क्या कहा है, ये लिप्सी का कथन है, लिप्सी एंड क्रिस्टल इकोनॉमिक्स है जिनकी बुक भी आती है। तो लिप्से के अनुसार ये है कि भाई उपभोक्ता की संतुष्टि को अधिकतम करने की जगह विभेदीकृत वस्तुओं की संख्या में हमें तब तक वृद्धि करनी चाहिए जब तक कि प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन में वृद्धि होने के साथ साथ कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन में भी वृद्धि हो, और प्रत्येक वस्तु की ऊंची लागत पर उत्पादन करने की हानि बराबर हो जाए, यानी कि जितनी कॉस्ट आ रही है जितना लॉस हो रहा है आपस में अगर इक्वल हो जाता है तो समझिए फर्म सही तरीके से लाभ कमाने में सक्षम है। इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि क्षमता अधिक्य वेस्टफुल नहीं है। क्षमता अधिक्य क्या है, वेस्टफुल नहीं है। ये डिफरेंट इकोनॉमिक्स में क्या दिए थे, आर्ग्यूमेंट्स, जिसके बेसिस पर ये कंक्लूजन निकाला जाता है, इट्स नॉट अ वेस्टफुल, समटाइम्स इट मे बी वेस्टफुल बट नॉट फॉर एवर। ये कई बार वेस्टफुल हो सकती है लेकिन हमेशा आप इसे वेस्टफुल नहीं कह सकते हैं। अब उसके बाद देखिए इंपेरिकल एविडेंस में क्या बताना है, वस्तु विभेद। आप जानते हैं एकाधिकारी प्रतियोगिता अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करती है, अपने उत्पादन में जितनी भी वस्तुएं बनाती है उनके कलर में, साइज में, डिजाइन में, पैकिंग में क्या करती है, अंतर करती है। ठीक है, क्या करेगी, अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से बनाती है। देखा जाए तो वस्तु विभेद एक भूमंडलीय घटना है, ग्लोबल फिनोमिना है। वास्तव में संसार की समस्त अर्थव्यवस्थाओं में अति काल में ज्यादातर वस्तु विभेद एक नेसेसरी कंडीशन पाई जाती है। ठीक है, नेसेसरी क्या है, ये कंडीशन बनी हुई है। तो अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में वृद्धि और भूमंडलीयकरण की प्रक्रिया ने वस्तु विभेद के प्रचार को बहुत सुदृढ़ किया है।
और हम ये जानते हैं कि एकाधिकारी प्रतियोगिता वास्तव में वस्तु विभेद करके चीज़ों को मार्केट में बेचती है और कंज्यूमर की ज़्यादा से ज़्यादा वांट को सेटिस्फाई करती है और उन्हें कई तरीके के क्लोज सब्स्टिट्यूट भी अवेलेबल कराती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखते ही हैं कि जैसे साबुन है, कितने प्रकार के आते हैं, सिगरेट्स हैं, कई टाइप की हैं, केमिकल्स हैं, फास्ट फूड, इन सब में वस्तु विभेद बहुत अधिक पाया जाता है। किंतु ये सभी वस्तुएं उन सभी बड़ी फर्मों के द्वारा बनाई जाती हैं जिनकी संख्या बहुत ही कम होती है। अब जैसे मैकडोनल्ड्स का पिज्जा आता है, सबवे, डोमिनोज का पिज्जा, केएफसी, ये आदि कुछ ऐसी फर्में हैं जो फास्ट फूड के उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त किए हुए हैं। ताकि फूड में कई तरीके की आपको वैरायटीज अवेलेबल कराती हैं। तो इन्हें ना तो पूर्ण प्रतियोगिता में गिना जा सकता है, ना एकाधिकार में गिना जा सकता है। ठीक है, इन्हें अगर कुछ फर्में होती हैं तो ओलिगोपोली कहते हैं, अगर कुछ फर्मों से थोड़ी ज्यादा होती हैं तो एकाधिकारी प्रतियोगिता कहलाती है। एक आपने इसमें फीचर पढ़ा था इस मार्केट का एकाधिकारी प्रतियोगिता में, गैर कीमत प्रतियोगिता। ये गैर कीमत प्रतियोगिता जिसे हम कहते हैं नॉन प्राइस कंपटीशन। तो नॉन प्राइस कंपटीशन वो कंपटीशन होता है जिसमें फर्में कीमत में ज्यादा अंतर नहीं रखती हैं, बल्कि उत्पादन को बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा ऐसी स्ट्रेटजी का प्रयोग करती हैं जिसमें कस्टमर को इंसेंटिव्स देती हैं। इंसेंटिव का मतलब कि उसको अट्रैक्ट करने के लिए लालच देती हैं, कुछ ना कुछ गिफ्ट्स या फिर कुछ फ्री फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं, जैसे फ्री होम डिलीवरी, डोमिनोज का पिज्जा फ्री होम डिलीवरी की फैसिलिटी देता है। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि कई प्रकार के जैसे सर्फ हैं तो बकेट वगैरह देते हैं या फिर मग देते हैं या टी स्पून देते हैं। तो गैर कीमत प्रतियोगिता ये होती है कि विक्रेता इसमें कीमत कम करने की जगह बिक्री करने के लिए ना अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कंपटीशन के अंतर्गत कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज फॉलो करता है जिससे प्राइस तो रखे कम से कम और कस्टमर को अट्रैक्ट करे ज्यादा से ज्यादा। तो आप जानते हैं फर्मों को आकर्षित, अगर फर्मों को ग्राहकों को आकर्षित करना है, अगर कोई फर्म चाहती है कि कस्टमर को अट्रैक्ट करे तो उसके पास कस्टमर को अट्रैक्ट करने के कई रास्ते होते हैं। जैसे क्वालिटी अच्छी दे, प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर अच्छी देगी कस्टमर को तो भी कस्टमर उस प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना चाहेगा। या फिर उसका एडवर्टाइज ज़्यादा करे जिससे कि पब्लिक तक वो वस्तु की अवेयरनेस आए, लोगों को नॉलेज मिले, लोगों को पता चले कि वस्तु बाजार में कौन सी आ रही है। या फिर वस्तु के साथ फ्री गिफ्ट अवेलेबल कराए, जैसे चम्मच, कैलेंडर, गिलास, बॉल पेन, बढ़िया पैकिंग करे, घरों में फ्री डिलीवरी की सुविधा प्रदान करे। ये सारी ऐसी सुविधाएं हैं जिसमें फर्मों में ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देकर वो अपनी ओर क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। और आजकल कंपटीशन का जमाना है, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। तो ऐसे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अगर कोई प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बेचना चाहता है तो उसको नॉन प्राइस कंपटीशन की पॉलिसी को अपनाकर या स्ट्रेटजी को अपनाकर ही ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सकता है। तो गैर कीमत प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने लाभ को बढ़ाना। इसलिए इस तरीके की स्ट्रेटजी इस्तेमाल की जाती है। और इसे हम गैर कीमत प्रतियोगिता में कट थ्रोट कंपटीशन भी होता है। कट थ्रोट कंपटीशन उसे कहते हैं गला काट प्रतियोगिता, जिसमें फर्म अपने उत्पादन को बेचने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए किसी भी हद तक कंपटीशन कर सकती है। तो इसे कहते हैं कट थ्रोट कंपटीशन, ताकि उसके लाभ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अच्छा, अब देखिए इसी चैप्टर का नेक्स्ट कंसेप्ट है सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट का मतलब होता है विक्रय लागतें। कई बार इस पर शॉर्ट नोट आ जाता है। ये विक्रय लागत क्या होती है और ये उत्पादन लागत से किस प्रकार भिन्न होती है। तो देखिए सेलिंग कॉस्ट वह कॉस्ट होती है, नाम से ही क्लियर है, किसी वस्तु को बेचने के लिए एक प्रोड्यूसर के द्वारा जो विज्ञापन या प्रचार पर जो खर्च किया जाता है उसी को हम विक्रय लागत कहते हैं। तो विज्ञापन पर किया जाने वाला खर्च या किसी वस्तु के प्रचार पर किया जाने वाला खर्च क्या कहलाता है, विक्रय लागत कहलाता है। तो विक्रय लागत सबसे इम्पोर्टेंट फीचर भी है एकाधिकारी प्रतियोगी बाजार का। आपने देखा होगा कि एकाधिकारी प्रतियोगिता में क्योंकि प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट होते हैं
अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग कलर, अलग अलग साइज, डिजाइन, पैकिंग के होते हैं। इसलिए कंपनियों को अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए बहुत सारा एड पर खर्च करना पड़ता है। जैसे आप देखते हैं टीवी पर ऐड आते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स के टीवी पर ऐड आते हैं, चॉकलेट्स के ऐड आते हैं। इसी तरीके से कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके टीवी पर ऐड दिए जाते हैं, सर्फ के ऐड आते हैं, बाथिंग सोप का कई बार ऐड आता है, टूथपेस्ट के ऐड आते हैं। तो विक्रय लागत जो है वो एकाधिकारी प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा लगाई जाती है और इसकी आवश्यकता भी सबसे ज्यादा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में ही महसूस होती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में तो आप जानते हैं चीजें एक जैसी होती थी, समरूप होती हैं। तो जहाँ प्रोडक्ट एक जैसा है वहाँ ऐड देने की कोई आवश्यकता नहीं होती। मोनोपोली में जैसे इंडियन रेलवे है, उसमें गवर्नमेंट की मोनोपोली है, तो मोनोपोली में भी कोई ऐड देने की जरूरत नहीं, क्योंकि मोनोपोली में ऐड देने की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो क्योंकि मोनोपोली फर्म में क्या होता है कि भाई अब एक ही फर्म है तो आपको ऐड देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एकाधिकारी बाजार है। जब एक ही सेलर होता है तो एक ही सेलर अगर होगा, ठीक है, अगर एक ही सेलर होगा तो बाजार में कोई ऐड देने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग उसका इस्तेमाल करते ही करते हैं, डेफिनेटली वो उसका इस्तेमाल करेंगे। तो एकाधिकारी बाजार में, मोनोपोली में कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं लगानी पड़ती। पूर्ण प्रतियोगिता में भी कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं लगानी पड़ती, क्योंकि वस्तुएं कैसी होती हैं, समरूप होती हैं, एक जैसी होती हैं, इसलिए कोई उसमें डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, तो सेलिंग कॉस्ट सबसे ज्यादा लेकिन किस में आती है, एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में। तो सेलिंग कॉस्ट सबसे ज्यादा एकाधिकारी प्रतियोगी बाजार में इस्तेमाल की जाती है, सबसे ज्यादा लगाई जाती है। तो विक्रय लागतें वे लागतें हैं जो किसी वस्तु के उत्पादन को बाजार में बेचने के लिए लगाई जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेलिंग कॉस्ट। देखिए, सेलिंग कॉस्ट का मतलब होता है उन लागतों से जो किसी भी प्रोड्यूसर के द्वारा प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने के लिए लगाई जाती है। The selling cost may be defined as the cost necessary to persuade a buyer to buy one product rather than other, ताकि आप उसी के उत्पादन को खरीदें, किसी और वस्तु के उत्पादन को ना खरीदें या किसी और कंपनी के उत्पादन को ना खरीदें। इसलिए प्रोड्यूसर ज्यादातर क्या लगाता है, सेलिंग कॉस्ट लगाता है। तो ये तो थी सेलिंग कॉस्ट। अब सेलिंग कॉस्ट में और प्रोडक्शन कॉस्ट में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, क्या आप जानते हैं कि सेलिंग कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या अंतर है? तो आप देखिए, सेलिंग कॉस्ट तो लगाई जाती है बाद में। सबसे पहले कौन सी कॉस्ट लगती है, उत्पादन की लागत लगती है। चीज का पहले उत्पादन होगा कि पहले बिक्री होगी? तो ऑब्वियसली आप कहेंगे कि चीज का पहले उत्पादन होगा, उत्पादन होगा तो बेचोगे ना। अगर उत्पादन ही नहीं करोगे तो मार्केट में सामान बेचोगे क्या? तो प्रोडक्शन कॉस्ट सबसे पहले लगती है, उसके बाद लगती है सेलिंग कॉस्ट। तो किसी भी वस्तु के लिए सबसे पहले उत्पादन की लागत लगती है। उत्पादन की लागत वे लागत होती है जो एक वस्तु को ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के योग्य बनाने के लिए खर्च की जाती है। इन लागतों के फलस्वरूप वस्तुएं उपभोक्ताओं के योग्य हो जाती हैं। इसके विपरीत विक्रय लागत वे लागत होती है जो कस्टमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को बदलने में हेल्प करती है। आप देखिए, कई बार टीवी पर ऐड देखकर हम ना किसी चीज को खरीदना चाहते हुए भी चीज खरीद लेते हैं, क्योंकि ऐड में वो चीज हमें अच्छी लगती है। और चाहे एक्चुअल में हम उस चीज को लाइक ना करते हों, लेकिन हमारे टेस्ट में, हमारे प्रेफरेंसेस में अगर बदलाव लाना है तो एडवर्टाइजमेंट का उसका ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो इन लागतों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, कस्टमर की रुचि और प्राथमिकताओं को बदलना। तो चैम्बरलेन ने इनके अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा है कि विक्रय लागत तो किसी वस्तु के उत्पादन को बेचने के लिए जो लागत लगाई जाती है उसे विक्रय लागत कहते हैं, और किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए जो लागत लगती है उसे हम उत्पादन लागत कहते हैं। तो उत्पादन लागत को हम प्राइमरी कॉस्ट भी कह सकते हैं, ये प्राथमिक लागत होती है। विक्रय लागत द्वितीयक लागत होती है, सेकेंडरी कॉस्ट होती है। यानी कि सबसे पहली प्राथमिक लागत कौन सी लगती है, उत्पादन लागत, और सेकेंडरी उत्पादन लागत के बाद कौन सी लागत आप लगाएंगे, विक्रय लागत।
तो प्राइमरी कॉस्ट इज प्रोडक्शन कॉस्ट एंड द सेकेंडरी कॉस्ट इज सेलिंग कॉस्ट। तो उत्पादन लागतों में वस्तु को तैयार करने, बाजार तक पहुंचाने, उसके बनाने पर पैसा लगाने, गोदामों में रखने और ग्राहकों तक पहुंचाने आदि सारे खर्चे शामिल होते हैं। इसके विपरीत जो सेलिंग कॉस्ट है, सेलिंग कॉस्ट में सब प्रकार के टीवी पर जो एड पर खर्च किया जाता है, न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में, रेडियो पर, टेलीविजन पर, पत्र पत्रिकाओं में, दीवारों पे जो पोस्टर्स लगते हैं, सड़कों, रेलगाड़ियों, घरों, दफ्तरों में जो प्रचार, जो पम्पलेट्स वगैरह छपवाए जाते हैं, सेल्समैन का कमीशन या प्राइस कॉन्टेस्ट या गिफ्ट्स, ये सारी चीजें आती हैं। तो सेलिंग कॉस्ट का मुख्य उद्देश्य सेल को बढ़ाना होता है और प्रोडक्शन कॉस्ट का मुख्य उद्देश्य प्रोडक्शन को बढ़ावा देना होता है। सेलिंग कॉस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? डिमांड को इंक्रीज करना, जबकि उत्पादन लागत का मुख्य उद्देश्य होता है सप्लाई को इंक्रीज करना। तो उत्पादन लागतें तो चीजों का क्या करती हैं? यूटिलिटी को क्रिएट करती हैं, बढ़ाती हैं, जबकि सेलिंग कॉस्ट होती है वो वस्तु के लिए मांग का सृजन करती है। तो ये कंसेप्ट का डिफरेंस बिटवीन सेलिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट, जिस पर भी एक संक्षिप्त टिप्पणी आ सकती है। अब उसके बाद देखिए शेप ऑफ सेलिंग कॉस्ट कैसा बनता है। सेलिंग कॉस्ट का जो कर्व होता है ये हमेशा यू शेप का होता है। जैसे जर्नली आपने देखा औसत लागत वक्र भी यू आकार का बनता है और सीमांत लागत वक्र भी यू आकार का बनता है। इसी तरीके से जो एवरेज सेलिंग कॉस्ट है, औसत विक्रय लागत वक्र है, ये भी सदैव यू आकार का बनता है। तो औसत लागत वक्र की तरह ही औसत विक्रय लागत का वक्र बनेगा यू आकार का, जिसका अर्थ ये है कि लागत आरंभ में कम होती है, उसके बाद न्यूनतम हो जाती है और अंत में बढ़ना प्रारंभ कर देती है। तो लागत पहले क्या होगी? लागत पहले गिरेगी, गिरती गिरती लागत क्या हो जाती है? न्यूनतम पर आ जाती है और न्यूनतम के बाद फिर लागत बढ़ना स्टार्ट कर देती है। तो इसलिए एवरेज सेलिंग कॉस्ट इज ऑलवेज यू शेप कर्व, क्योंकि शुरू में उत्पादन बढ़ता है ना, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में उत्पादन के नियम में कि पहले बढ़ते प्रतिफल का नियम होता है, फिर स्थिर प्रतिफल का नियम होता है, फिर घटते प्रतिफल का नियम होता है। तो पहले बढ़ते प्रतिफल का नियम होगा, जब शुरू में उत्पादन बढ़ेगा तो लागतें गिरेंगी, इस स्थिति में लागत गिरती है। समता प्रतिफल में अगर उत्पादन समान हो रहा है तो लागत भी समान रहेगी। घटते प्रतिफल में जब उत्पादन गिरता है तो लागत बढ़ना आरंभ कर देती है। इसलिए आपने देखा होगा कि उत्पादन का जो वक्र बनता है, एवरेज प्रोडक्शन या मार्जिनल प्रोडक्शन, वो उल्टे यू आकार का बनता है, जबकि लागत वक्र हमेशा सीधे यू आकार का बनता है। तो इसलिए एससी अगर आपसे पूछा जाए कि विक्रय लागत का आकार कैसा होता है या आप विक्रय लागत के बारे में अगर शॉर्ट नोट लिख रहे हैं तो आप इसका डायग्राम भी बना सकते हैं। उसके बाद आता है विक्रय लागत और फर्म का संतुलन। एकाधिकारी प्रतियोगिता में फर्म का संतुलन का अध्ययन करते समय हम ये मान लेते हैं कि वही वस्तु की कीमत और विक्रय लागत में परिवर्तन हो रहा है। तो फर्म को निर्णय लेना होता है कि वो कौन सी कीमत को निर्धारित करे और कितनी विक्रय लागत लगाए ताकि मांग भी बढ़े और उसके लाभ भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाए। डायग्राम में देख रहे हैं कि कीमत वक्र कई सारे हैं। कीमत वक्र का को हम कहते हैं एआर वक्र। एआर इज प्राइस, आपको पता होगा एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर होता है? प्राइस के बराबर होता है। तो पहले सबसे पहले क्या बना है? AR1, फिर दूसरा AR2, फिर तीसरा AR3 और फिर ये तीन जो है ये क्या है? कीमत वक्र है, AR1, AR2, AR3। अब उसके बाद आप देखते हैं ACP यानी कि एवरेज जो है ये ACP का मतलब है कि आपका ये कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एवरेज कॉस्ट ऑफ सेलिंग और एवरेज कॉस्ट ऑफ सेलिंग अगर बढ़ जाए तो इस तरीके से पहले एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है यू आकार का, एवरेज कॉस्ट ऑफ सेलिंग है उससे ऊपर ही जाएगा, दोनों के बीच में गैप शुरू में ज्यादा तो बाद में गैप कम होता है। और फिर अगर कॉस्ट और बढ़ जाए तो एवरेज कॉस्ट ऑफ सेलिंग अगर बढ़ जाए तो ये और ऊपर वक्र चला जाएगा। अब इसमें से सबसे इष्टतम कौन सा है या सबसे अनुकूलतम कौन सा है? तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर इसमें इस चित्र संख्या जो 7 में आपने देखा ये वाला कि यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस पर तो आपने क्या लेना है? आउटपुट,
और वाई एक्सिस पर क्या लेना है, प्राइस और कॉस्ट। मान लीजिए विक्रय लागत लगाने से पहले की कीमत AR1 है और लागत कितनी है, ACP है। अब यहाँ पर संतुलन तो OQ हो रहा है जहाँ दोनों कट कर रहे हैं, ठीक है। AR1 ने कॉस्ट को जहाँ कट करा, ठीक है, तो शुरू में कॉस्ट जहाँ पर न्यूनतम है तो शुरू में OQ उत्पादन को ले लिया, ठीक है। उत्पादन की उस मात्रा पर MC और MR क्या होने चाहिए, बराबर। तो एक वक्र हमें ऐसा लेना पड़ेगा ना जिसमें MC वक्र भी हमारा बने जो कि AC को न्यूनतम बिंदु पर कट करता हुआ जाए। अब चित्र की जटिलता से बचाने के लिए यहाँ पर MC और MR वक्र नहीं दिखाया गया है। इस अवस्था में संतुलन OQ मात्रा पर उत्पादन को बेचकर फर्म को ABCD, ये जो बॉक्स बन रहा है ना, A B C और D के बराबर का लाभ मिल रहा है। अब दूसरे वाले में संतुलन G बिंदु पर हो रहा है, क्वांटिटी OP फिक्स हो रही है जहां पर EHFG के बराबर का लाभ प्राप्त हो रहा है। तीसरी स्थिति में K बिंदु पर संतुलन है और लाभ की स्थिति IJKL तक की है, शेडेड एरिया, और क्वांटिटी कितनी है, OL, मात्रा उत्पादन। अब मान लीजिए फर्म 500 रुपए विक्रय लागत के रूप में एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करती है, तो इसके फलस्वरूप क्या होगा, अगर 500 रुपये उसने कॉस्ट लगाई है, सेलिंग कॉस्ट, तो उसकी लागत बढ़ जाएगी। लागत बढ़ जाएगी तो औसत लागत भी बढ़ जाएगी। तभी तो ACS नया वक्र हमें औसत लागत का प्राप्त हुआ जिसमें सेलिंग कॉस्ट भी शामिल है। मांग बढ़ रही है, अतः मांग वक्र भी ऊपर की ओर खिसक जाएगा, AR2 हो जाएगा। फर्म का संतुलन पर आपकी मात्रा OP हो गई और लाभ आपको बताया ही है कि EFGH के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से यदि फिर विक्रय लागत आप 500 से बढ़ाकर 700 रुपये कर दें तो ऐसी स्थिति में लागत वक्र ऊपर और खिसक जाएगा, ACS1 हो जाएगा, मांग वक्र AR3 हो जाएगा। इस अवस्था में उत्पादन की मात्रा OL हो जाएगी और जो लाभ है IJKL के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार जैसे जैसे विक्रय लागत बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मांग भी बढ़ रही है और मांग के बढ़ने से AR वक्र भी खिसक रहा है जिसके कारण फर्म के लाभ भी शिफ्ट होते जा रहे हैं। अब यदि ये सारे लाभ विक्रय लागत के रूप में खर्च की गई रकम से अधिक होंगे तो फायदा है, ठीक है, अन्यथा विज्ञापन को बंद कर देना सही रहेगा। यदि लाभ जो हो रहे हैं, ये टीवी पर जो एड आप दे रहे हैं, अगर एड पर खर्च करने के कंपैरेटिवली प्रॉफिट किसी फर्म को ज्यादा होता है तो वो प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखेगी, लाभ को प्राप्त करती रहेगी। लेकिन अगर उसे लाभ हो रहा है कम और खर्चा हो रहा है टीवी पर एडवर्टाइजमेंट का ज्यादा, तो ऐसी स्थिति में उसे विज्ञापन पर खर्च कम कर देना चाहिए, अन्यथा उसको नुकसान होगा। इसलिए ये जो 3 लागत वक्र बने हैं, ACP, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, एवरेज कॉस्ट ऑफ सेलिंग, और एवरेज कॉस्ट ऑफ सेलिंग में अगर इंक्रीज करते हो तो ये ACS1 हो जाएगा। तो इनके बीच का अंतर जो होता है कम होता जाता है। ये ध्यान रखना चाहिए कि एक लाभ अधिकतम करने वाली फर्म को ऑप्टिमम सेलिंग कॉस्ट उसकी वह लागत होती है जहां पर प्रोडक्शन और एड पर किया गया खर्चा जो है वो प्राइस के इक्वल हो, और जहाँ पर कॉस्ट और आउटपुट और प्रॉफिट यानी कि जहाँ फर्म का बिक्री मूल्य है उसके उत्पादन लागत और विक्रय लागत के बराबर हो जाता है, वहीं पर फर्म का संतुलन स्तर निर्धारित हो जाता है। विक्रय लागत का कंसेप्ट, यहाँ तक तो एकाधिकारी प्रतियोगिता का चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि एकाधिकारी बाजार में भी साधनों का आवंटन अकुशल होता है। ये हमने एकाधिकारी प्रतियोगी बाजार में नहीं किया था। एकाधिकारी प्रतियोगिता में तो अभी आपको मैंने बताया एक्सेस कैपेसिटी का कंसेप्ट आता है। एकाधिकार बाजार जो आपने सबसे पहले स्टार्टिंग में किया था, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोली मार्केट में भी साधनों का आवंटन अकुशल होता है जिसकी वजह से डेड वेट लॉस की स्थिति पाई जाती है। ये डेड वेट लॉस को हम सोशल कॉस्ट ऑफ मोनोपोली भी कहते हैं। इसे समाज का घाटा या एलोकेटिव इनएफिशिएंसी ऑफ मोनोपोली, ठीक है, भी कहा जाता है। इस स्थिति में आवंटन कैसा होता है, अकुशल। उत्पादक को तो फायदा होता है लेकिन कंज्यूमर को लॉस होता है, जिसके कारण इसमें क्योंकि सेलर एक ही होता है, एकाधिकार में आप जानते हैं विक्रेता कौन होते हैं, एक, और बायर्स होते हैं बहुत सारे। तो जब किसी एक व्यक्ति को तो लाभ हो और बाकी सभी को नुकसान हो तो सभी का नुकसान मेजॉरिटी में है और फायदा सिर्फ एक का है माइनॉरिटी में। तो माइनस के नुकसान को हम माइनस कहते हैं और प्रॉफिट को हम प्लस कहते हैं।
अगर माइनस की वैल्यू ज्यादा हो प्लस की वैल्यू से, तो फर्म को क्या होगा, कुल मिलाकर नुकसान हो जाएगा। और फर्म को कुल मिलाकर अगर नुकसान होगा तो ऐसी स्थिति में समाज का घाटा या डेड वेट लॉस के सिचुएशन को ये बताएगा। मोनोपोली में आप जानते हैं एक ही सेलर होता है और उसका मकसद भी क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना। और ज्यादा लाभ कमाने के चक्कर में वो भी कीमत अधिक रखता है, उत्पादन की मात्रा को कम रखता है ताकि उसे से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। जबकि परफेक्ट कंपटीशन में साधनों का आवंटन बिल्कुल कुशल होता है, क्योंकि वो कीमत निर्धारक नहीं होती, फर्म कीमत स्वीकारक होती है और प्राइस एक ही रखती है, क्योंकि उत्पादन भी एक समान होता है, एक जैसा होता है। डायग्राम के माध्यम से समझिए आप। डेड वेट लॉस बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पर भी संक्षिप्त टिप्पणी आ जाती है या क्वेश्चन का एबीसी पार्ट्स में करके आ जाता है। इसके लिए देखो सेम, पहले तो आप AR/MR का वक्र बनाएंगे, ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ। ये AR का वक्र है, ऊपर से नीचे गिर रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। MR उससे पहले ही गिर गया। इसमें सिर्फ आपको AR/MR दिखाना है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, और MC कर्व बनाना है यू शेप का, या ऐसे नीचे से ऊपर की ओर कट करता हुआ। अब आप देख रहे हैं कि जहां MC MR को काटता है, वो तो सबसे पहले किसी फर्म के संतुलन की तो शर्त ही यही होती है कि MC MR के बराबर होना चाहिए और MC MR को नीचे से कट करे। तो ये इवन बिंदु हमें प्राप्त हुआ जहां MC ने MR को कट करा। इस इवन बिंदु पर क्वांटिटी फिक्स हो गई QM, मोनोपोली की क्वांटिटी है ये, और इसे AR तक मिला दोगे तो F बिंदु प्राप्त होगा और कीमत निर्धारित हो गई PM। यहाँ M का मतलब मोनोपोली है, एकाधिकारी की कीमत आई है। उसके बाद देखो दूसरा संतुलन हम लेंगे जहां MC ने AR को काटा है, क्योंकि आप जानते हैं पूर्ण प्रतियोगिता में AR/MR बराबर होता है। तो संतुलन वहां पर होगा जहां पर MC MR को काट करता है, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता में हम जानते हैं AR/MR बराबर होता है, AC MC बराबर होता है। इसलिए जहां पर MC वक्र AR को कट कर रहा है, ये हमें E बिंदु प्राप्त हुआ। इस E बिंदु से पर संतुलन आ गया, नई कीमत हमारे पास आ गई PC। ये पूर्ण प्रतियोगिता की कीमत है। इसे P और C क्यों लिखा गया, P का मतलब परफेक्ट, C का मतलब कंपटीशन। ये पूर्ण प्रतियोगी बाजार की कीमत है। नीचे क्वांटिटी आ गई QC, क्वांटिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट, पूर्ण प्रतियोगिता की मात्रा। अब आप देख रहे हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत है कम और मात्रा है ज्यादा, तो इसमें तो कंज्यूमर प्रोड्यूसर दोनों को फायदा मिल रहा है। लेकिन मोनोपोली में कीमत है ज्यादा और मात्रा है कम, यानी कि एकाधिकारी को तो लाभ मिल रहा है, लेकिन कंज्यूमर को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। अब ये आप देख रहे हैं दो, ये जो ट्रायंगल बन रहा है F, E1 और E, ये ट्रायंगल त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, 3 साइडों वाला। F को E से ज्वाइन कर दिया, E1 को E से, और इसको मिला दिया, तो एक ट्रायंगल बन गया। अब इस ट्रायंगल को आप डार्क भी कर सकते हैं, और इसके बीच में आपको 2 बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। ये 2 बॉक्सेस को अगर आप जोड़ दें तो ये डेड वेट लॉस को दिखा रहा है। ये जो बॉक्स आपको नजर आ रहा है ना, ये बॉक्स ही डेड वेट लॉस की स्थिति को दर्शा रहा है। पूर्ण प्रतियोगिता में तो देखो फर्म में कीमत स्वीकारक होती है, कीमत कम रखती है, उत्पादन को ज्यादा, तो उसमें तो उपभोक्ता को भी बचत प्राप्त होगी, उत्पादक को भी बचत प्राप्त होगी। लेकिन एकाधिकार की स्थिति में कीमत होती है ज्यादा, उत्पादन होता है कम, इसलिए प्रोड्यूसर को तो फायदा होता है, लेकिन प्रोड्यूसर तो सिर्फ इसमें एक ही होता है और कंज्यूमर बहुत सारे होते हैं, तो कंज्यूमर को ज्यादा कीमत चुकाने के चक्कर में लॉस होता है। तो जब कंज्यूमर का लॉस हो ज्यादा और प्रोड्यूसर का गेन हो कम, तो कुल मिलाकर ये घाटे की स्थिति को उत्पन्न करता है। इसे हम समाज का घाटा क्या कहते हैं, समाज का घाटा या फिर डेड वेट लॉस की स्थिति कहते हैं। तो डेड वेट लॉस हमेशा कौन सी मार्केट में ऑकर होता है, एकाधिकार में। एकाधिकारी प्रतियोगिता में तो आपको अतिरेक क्षमता की स्थिति मैंने समझाई है। डेड वेट लॉस किस में होता है, एकाधिकारी बाजार में। इसे समाज का घाटा या समाज का भार भी कहते हैं। तो एकाधिकार की स्थिति में देखिए उपभोक्ता को बचत प्राप्त हो रही है, डेल्टा PM यानी कि मोनोपोली का जो प्राइस है, और PF का जो क्षेत्रफल एरिया है। उत्पादक को बचत मिल रही है PM, मोनोपोली की जो कीमत है, और ME1F। डायग्राम में देखो ME1 और F तक का जो एरिया है, ME1 और F तक का प्रोड्यूसर का है,
और पीएम ई तक का जो था, पीएफ तक का एरिया जो है, ये जो पीएम और ये एफ वाला जो एरिया है, ये किसका है? उपभोक्ता की बचत का है। इस प्रकार कुल बचत अगर हम निकालें तो इन दोनों को जोड़ दो तो ये आ जाएगा MPFE1 आ जाएगा। लेकिन कंज्यूमर को लॉस हो रहा है ज़्यादा, और कंज्यूमर का लॉस अगर निकालना है तो डेल्टा यानी कि जो कॉम्पिटिटिव मार्केट का प्राइस है, PE का क्षेत्रफल में से माइनस कर दो मोनोपोली का जो प्राइस है, PF का क्षेत्रफल। तो ये जो हमारा शेडेड एरिया जो हमने दो बॉक्स आपको दिखाए हैं, ये दो बॉक्स ही असली में किसको बता रहा है? ये डेडवेट लॉस की स्थिति को बता रहा है। तो एकाधिकार की स्थिति में कुल घाटा क्या होता है? डेल्टा RFE प्लस RE1E। ये डेल्टा दो क्षेत्रफल जो है यानी कि एक उपभोक्ता की हानि को दिखा रहा है, एक प्रोड्यूसर की, दोनों को जोड़ दो तो समाज का घाटा आपको नजर आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है एकाधिकारी फर्म का पूर्ति वक्र। देखिए एकाधिकारी में मैंने आपको बताया था सप्लाई कर्व हम नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। मोनोपोली में क्योंकि एक ही सेलर होता है और एक व्यक्ति का बाजार पर पूरा अधिकार होता है, पूरा नियंत्रण होता है, एकाधिकारी की स्थिति में पूर्ति वक्र को निर्धारित करना बहुत ही कठिन होता है। क्यों? क्योंकि पूर्ति वक्र का ये भी कह सकते हैं कि मोनोपोली मार्केट में सप्लाई कर्व एब्सेंट होता है। इस पर भी शॉर्ट नोट आ जाता है कि एकाधिकारी में पूर्ति वक्र के अभाव को बताइए, यह एकाधिकारी फर्म का पूर्ति वक्र कैसे बनता है। तो आप ये कहेंगे कि एकाधिकारी बाजार में एक ही सेलर होता है, उसका वस्तु की पूर्ति पर, कीमत पर पूरा नियंत्रण होता है, इसलिए हम कोई पूर्ति वक्र नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अधिकारी की अपनी इच्छा होती है, वो चाहे तो एक समान कीमत पर, ये जो दूसरा डायग्राम देख रहे हैं ना बी वाला, एक समान कीमत पर अलग अलग मात्रा भी बेच सकता है। एकाधिकारी चाहे तो एक समान कीमत पर अलग अलग वस्तुओं का विक्रय कर सकता है, और एकाधिकारी अगर चाहे तो अलग अलग कीमत पर एक समान मात्रा को बेच सकता है। यानी कि एकाधिकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो चाहे तो एक समान कीमत पर अलग अलग वस्तु की मात्रा को बेचे, या अलग अलग कीमतों पर एक समान वस्तु की मात्रा को बेचे। ये देखिए दो डायग्राम यहाँ पर ए और बी। तो जो ए डायग्राम है, ए डायग्राम आपको ये दिखा रहा है कि यहाँ कीमत अलग अलग चार्ज की जा रही है लेकिन मात्रा सेम है, और बी पैनल का डायग्राम ये दिखा रहा है कि कीमत है सेम लेकिन मात्रा है अलग अलग। तो इस प्रकार एकाधिकारी का जो पूर्ति वक्र अगर कंसेप्ट आता है तो आप ये बताएंगे कि एकाधिकारी में पूर्ति वक्र नहीं बनता, और क्योंकि एकाधिकारी में एक ही सेलर होता है और वो चाहे तो अलग अलग कीमत पर एक समान मात्रा बेच सकता है, या वो चाहे तो एकाधिकारी चाहे तो अलग अलग कीमत पर एक समान मात्रा का विक्रय कर सकता है। ठीक है, अब जो क्वेश्चंस है, एकाधिकारी चैप्टर आपने किया, जो सबसे पहले हमने स्टार्ट ही एकाधिकारी से जब शुरू में किया था, जब आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई थी तो एकाधिकारी चैप्टर को आपने पढ़ा था। उससे रिलेटेड देखिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि एकाधिकारी फर्म का कोई पूर्ति वक्र नहीं होता, इस कथन को आप कैसे समझाएंगे। तो इसमें यही टॉपिक आ जाएगा जो अभी मैंने आपको समझाया है। यदि एक ही वस्तु को विभिन्न बाजार में मांग की लोच विभिन्न ना हो तो एकाधिकारी कीमत विभेद नहीं कर सकता। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो बिल्कुल सहमत है। अगर मांग की लोच अलग अलग होगी तभी कीमत विभेद हो सकता है। अगर मांग की लोच में डिफरेंस नहीं होगा तो कीमत विभेद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कीमत विभेद का कंसेप्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद उत्पादन लागत अगर शून्य भी आती है तब भी एक अधिकारी किसी वस्तु की कीमत को निर्धारित कर सकता है। जहां MCMR को कट करेगा वहीं पर कीमत निर्धारित हो जाती है, उसे AR तक मिला देते हैं तो कीमत फिक्स हो जाती है। तो कोई भी ऐसी वस्तु जिसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चाहे जीरो ही क्यों ना आ रही हो लेकिन तब भी उसकी एक निश्चित होती है। अभी आपने जो किया एकाधिकार में आवंटन संबंधी अकुशलता जैसे डेड वेट लॉस की स्थिति कही गई, वो डायग्राम अभी आपको जो मैंने बताया डेड वेट लॉस का, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो वाला डायग्राम आएगा। और मल्टी प्लांट मोनोपोली आपको मैंने पहले बताई थी कि मल्टी प्लांट मोनोपोली कौन सी होती है, जिसमें कि एक ही उद्योग कई प्रकार की फर्मों को चला रहा है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री के कई सारे प्लांट हैं, रिलायंस पेट्रोकेमिकल, रिलायंस मोबाइल, रिलायंस फ्रेश, रिलायंस रेडीमेड गारमेंट, रिलायंस यूटेंसिल्स। हर प्लांट की कॉस्ट भी अलग अलग आती है।
तो हर प्लांट का कॉस्ट कर्व MC से हम दिखाते हैं। तो जब हम कई सारे प्लांट के कॉस्ट कर्व को जोड़ दें तो हमें बहु प्लांट वाला कॉस्ट कर्व प्राप्त हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किस चैप्टर के हैं? ये 5 क्वेश्चन देख रहे हैं आप, 1 2 3 4 क्वेश्चन है मोनोपोली मार्केट के। इसी तरीके से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक, इसमें है जैसे एक प्रोड्यूसर अपनी वस्तु को अन्य उत्पादकों की वस्तु से भिन्न बनाना क्यों पसंद करता है और इसके लिए उसे एक्स्ट्रा खर्च काफी करना पड़ता है। वो सेलिंग कॉस्ट का कंसेप्ट आ जाएगा, कैसे सेलिंग कॉस्ट लगानी पड़ती है अपनी वस्तु को बेचने के लिए। और भिन्न इसलिए रखता है ताकि उसका प्रोडक्ट जो है वो, क्योंकि अगर सेम प्रोडक्ट बेचेगा तो मार्केट में उसका प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं बिक पाएगा, इसलिए कुछ ना कुछ अपने प्रोडक्ट में वेरिएशन लाना पड़ता है, क्वालिटी में, कलर में, साइज में, डिज़ाइन में, पैकिंग में। तभी तो अलग अलग कंपनियां अपने अपने प्रोडक्ट को बेचकर बाजार से लाभ कमाने में सफल हो जाती है। दूसरा इसका क्वेश्चन है कि एकाधिकारी प्रतियोगिता में अभी जो आपने किया एक्सेस कैपेसिटी का, तो ये अतिरिक्त क्षमता का कंसेप्ट है। अतिरिक्त क्षमता क्या होती है और क्या ये हमेशा वेस्टफुल होती है? तो ये कंसेप्ट अभी आपको समझाया, इसमें इसका आंसर आ जाएगा। तीसरा है एक एकाधिकारी प्रतियोगिता में जो वस्तु विभेद का फीचर है और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का, जिसका एम्पेरिकल एविडेंस के रूप में मैंने आपको समझाया, इसमें वो वाला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि वस्तु विभेद बहुत बड़ी विशेषता है इस मार्केट की, जिसमें अलग अलग जो प्रोडक्ट को बेचा जाता है, अलग अलग कलर, साइज, डिजाइन, पैकिंग में डिफरेंस रखकर, तो वो पॉइंट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का है। और आज का ग्लोबल मार्केट फिनोमिना, ग्लोबल ट्रेड में इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन है, वस्तु विभेद का। सेलिंग कॉस्ट का, सेलिंग कॉस्ट क्या होती है, सेलिंग कॉस्ट का डायग्राम कैसे बनता है और एक फर्म का संतुलन कैसे निर्धारित होता है, चित्र की सहायता से अभी मैंने आपको समझाया है। फिर पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकारी प्रतियोगिता में हमने डिफरेंस किया था लास्ट टाइम। दोनों ही बाजारों को हमेशा सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है, तो वो इसलिए क्योंकि दोनों में ही फर्में आ भी सकती हैं, जा भी सकती हैं। तो जिस बाजार में भी फर्में आ भी सकती हों, जा भी सकती हों, उसे सदैव सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। लेकिन एकाधिकारी प्रतियोगिता में एक्सेस कैपेसिटी होती है, साधनों का अकुशल प्रयोग होता है, क्योंकि एकाधिकारी प्रतियोगी बाजार कीमत निर्धारक होता है, जबकि पूर्ण प्रतियोगी फर्में कीमत स्वीकारक होती हैं। तो जो फर्म कीमत स्वीकारक होती है वो एक समान कीमत पर अपना सारा उत्पादन बेच देती है, जबकि एकाधिकारी प्रतियोगिता अलग अलग कीमत चार्ज करती है कस्टमर से, जिसकी वजह से एकाधिकारी प्रतियोगिता में एक्सेस कैपेसिटी की प्रॉब्लम अराइज होती है, जिसे हम एक्सेस कैपेसिटी की प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, अतिरिक्त क्षमता, जो साधनों के अकुशल आवंटन के कारण होती है। तो ये सारे आपके क्वेश्चंस हैं एकाधिकारी प्रतियोगी बाजार के। तो आई होप आपको ये सारा टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो इसके साथ ही आज की क्लास फिनिश करते हैं। अब तक आपने जो किया, एकाधिकारी बाजार आपने किया पूरा, एकाधिकारी प्रतियोगी बाजार भी कंप्लीट हो गया। इसके जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, डायग्राम्स को बना बना के देखिए, और इन केस अगर फिर भी कोई आपका कोई डाउट होता है तो मुझसे पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही आज की क्लास फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक करेंगे, और आई होप you will attend all the classes as per your schedule so that you can understand BA program second semester principles of microeconomics 2. Thank you, ma'am. Okay.